हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हॉट टॉपिक है आज के टाइम का हरियाणा में, उनके बारे में बात करने वाला हूं। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं। कॉल आ रही है, वीडियो बनाओ सर, हम अकाउंट्स पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, हम टेक्निकल पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, हम उन चीज़ों की तैयारी करें या ना करें, हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो आज मैं आपके ये सभी डाउट्स क्लियर करूँगा और साथ ही मैं आपको एक ऐसा सुझाव दूंगा जिससे आपको किसी भी तरह का कोई बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करके या सिर्फ यूट्यूब से भी सीईटी को क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जितनी भी लेटेस्ट बुक्स होती हैं या जो भी बुक्स मार्केट में आती रहती हैं, उन सभी बुक्स के बारे में डिटेल में बताता रहता हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई भी महंगा बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स खुद ही बुक्स लेकर उन्हीं बुक्स में से ही पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर्स आज के टाइम भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ बुक्स में से ही पढ़ाते हैं। तो आप डायरेक्ट बुक्स लो और सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सीईटी क्वालिफाई को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनी हुई है। जैसा कि चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इशारा किया है कि हम बच्चों के साथ हैं, जो होगा फेवरेबल ही होगा। और दूसरा, इलेक्शन भी पास है, तो आप ये मान के ही चलो कि सीईटी क्वालिफाई ही होगा। लेकिन इसका अभी तक कंक्लूज़न तो कोई निकाल ही नहीं पाया कोई। अगर अब मैं झूठी वीडियो बना दूं आपके लिए और आपको अपने व्यूज़ के लिए कह दूं हाँ होगा, हाँ होगा, हाँ होगा, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल, आप डाउट में ही हैं, अभी हम सारे ही डाउट में हैं। एक्चुअली अभी चेयरमैन को खुद नहीं पता, जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट की ही पॉलिसी होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपका अगर सीईटी क्वालिफाई है और आप किसी टेक्निकल पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तब तो आपको कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसे कि अकाउंट्स जॉब की मैं आपको इसी चैनल पर तैयारी करवा रहा हूँ। सभी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। साथ ही मैंने आपको सभी जो कैटेगरी वाइज बुक्स हैं, इलेक्ट्रीशियन की है, चाहे वो सिविल की है, जितनी भी बुक्स मार्केट में हैं उनकी वीडियो मैं आपको देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो आप उन वीडियोस को देखो और आपको बुक्स जो बताई जा रही हैं उन बुक्स को ही आप परचेज़ करो। आपको कोई महंगे बैच भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इन बैच से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सारे कंटेंट, अगर आप मान लो आप मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो साथ में आदित्य रंजन सर लिखो और उसके बाद उस टॉपिक को लिखो, या गगन प्रताप सर लिखो, उसके बाद उस टॉपिक को लिखो। आपको वो सभी टॉपिक्स दिख जाएंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल डिटेल में, डीप में। आप ऊपर से पढ़ना चाहते हो ऊपर से ही पढ़ सकते हो। मतलब आपको सब कुछ तो यूट्यूब पे मिल रहा है। फिर आपको इतने महंगे 4-4 हज़ार के बैच लेने की ज़रूरत ही क्या है। ये जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर हमारा रूरल मार्केटिंग, ये सभी टॉपिक्स टीचर्स के लिए भी नए हैं। टीचर्स खुद ही नहीं जानते, इन चीज़ों के टीचर्स ही नहीं है। जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो पहले किसी बुक को परचेज कर रहे हैं मार्केट में। जो एमकॉम की बुक्स है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, या महेश कुमार बर्नवाल की एक नई बुक है, महेश कुमार बर्नवाल की, जो कि मैं आपको उसके बारे में जल्दी बताऊंगा। तो आप इस तरह की बुक्स पढ़ो, आपको टीचर से भी आगे निकलना है। क्योंकि कई सीईटी क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाई किया है अभी। तो आप ऐसे टीचर्स को किसी को फॉलो मत करो, सिर्फ बुक्स के ऊपर फोकस कर रखो। बुक्स ही आपकी बेड़ा पार करवाएंगी और सेल्फ स्टडी करते रहो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको अपने ऊपर यकीन रखना है, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप किसी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो और आपका सीईटी क्वालिफाई है, तब तो आपको उस कैटेगरी की प्रिपरेशन 100% मन के साथ करनी है। आपके मन में बिल्कुल भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सीईटी क्वालिफाई होगा नहीं होगा। आपको तैयारी ही करनी है। साथ ही दोस्तों, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। साथ ही वो एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ हम डिस्कस करते रहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आ रही हैं या किस टॉपिक को कहाँ से कवर करना है। और अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो ये देखो कितनी कम सब्सक्राइब रेशो है। आप वीडियोस तो देख रहे हो बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखो कितनी मेहनत लगती है बुक्स को लाने में, उनके बारे में डिटेल देने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही इस डाउट में मत रहो कि सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। और साथ ही कट ऑफ के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी 2-3 दिन में प्रेफरेंस भरनी शुरू हो जाएगी। तो आप
आपका अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग जिस जिस डिग्री के लिए आप एलिजिबल हो अपने हिसाब से, तो उन सभी की प्रिपरेशन करो। और चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करूंगा जो कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल में है। हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस क्लियर कर लेंगे बिल्कुल। इसके बाद आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम MCQ भी कवर करेंगे। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। इन बेसिक्स में से आपको पेपर में MCQ देखने को ज़रूर मिलेंगे। बेस आपका क्लियर हो जाएगा एक बार सारे एक चैप्टर का, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज़ में। पहले बेस तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, क्योंकि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में हमें, ये देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है और इसमें हमें ये देखिए इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस दिया गया है और इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सारे मतलब इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। और साथ ही जो हमारा जो अकाउंटेंट का या कोई भी अकाउंट्स या BCom की तैयारी कर रहा है, BCom से है, और उसमें हमें क्या क्या दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें, ये देखिए ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में और सिर्फ 10 से 15 पेजों में ये सारा बेसिक क्लियर कर लेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देर ना करते हुए, और देखते हैं कि किस तरह हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूं आपके साथ कि आपको इकोनॉमिक्स को कवर किस तरह करना है, ये देखिए अगर हम अकाउंट्स सिलेबस की बात करें तो ये देखिए इकोनॉमिक्स का हमें दे रखा है मीनिंग, नेचर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और नेचर हो गया। और अगर मैं इधर ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस देखूं तो इसमें भी हमें दिया गया है क्या क्या, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स है, दोनों में कॉमन है। अगर आप अकाउंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोनों में ही आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा आज इस वीडियो से। तो इकोनॉमिक्स को हम आज पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो अभी हमने सिलेबस में देखा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम, बेस क्लियर हो जाएगा आज हमारा इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारे सिलेबस है इकोनॉमिक्स ही। तो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच स्टडीज एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सोसाइटी गेट्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो मतलब इकोनॉमिक्स इस टाइप की सोशल साइंस है जो कि स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स का मतलब होता है जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारी लाइफ में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, कोल लिमिटेड है, इन सभी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को स्टडी करना जिससे कि कंज्यूमर है जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके, क्योंकि कंज्यूमर का एक एम ही सेटिस्फैक्शन होता है। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, प्रोड्यूसर कोई भी है जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका मेन एम यही है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। साथ ही अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी चाहती है कि सोशल वेलफेयर हो। तो आइए दोस्तों, अब हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को जानते हैं। मीनिंग क्या है इन दोनों चीज़ों का। माइक्रो मीन्स स्मॉल, नेम से क्लियर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट इंडिविजुअल लेवल। जैसा कि हमें नेम से क्लियर हुआ स्मॉल या इंडिविजुअल, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं हम, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि सिंगल कंज्यूमर, सिंगल मार्केट, सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। इसके बाद अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ आपके साथ, मैक्रो मीन्स लार्ज या ग्रुप। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट इकोनॉमी एज ए होल लेवल। ठीक है दोस्तों, मतलब लार्ज लेवल पे हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को। इसमें हम नेशनल इनकम को कवर करते हैं। ये देखिए नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को। नेशनल इनकम इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपके सिलेबस में है। इसको मैं नेशनल इनकम को दोस्तों आपको इतने आसान शब्दों में कवर करवा दूंगा कि अगर आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो फिर भी आप के टिप्स पे याद हो जाएगा नेशनल इनकम। तो ये आपको पढ़ना है आज। और साथ ही डिमांड, एग्रीगेट, सप्लाई। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। एक होती है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक मिक्स इकोनॉमी। 3 इकोनॉमी होती हैं ये। आप पहले याद रखो मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में जो मार्केट इकोनॉमी और
सेंट्रल इकोनॉमी होता है, इन दोनों को लिया जाता है। ये देखिए मार्केट प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, प्रायोरिटी इसमें पब्लिक सेक्टर की होती है और अर्निंग प्राइवेट सेक्टर की होती है, ठीक है। अगर अब मार्केट इकोनॉमी की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर हैं वो अगर आपके प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम हो गया एक तो, और साथ ही वो मार्केट इकोनॉमी हो गई। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर आ जाएगा, जो कि मतलब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जो भी अगर मान लो आपके ज़्यादातर प्रोडक्शन के फैक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो वो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो जाएगी। और साथ ही वो सोशल वेलफेयर मैक्सिमम, गवर्नमेंट की जो भी है, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ होती हैं प्रोडक्शन की, उनका एम ही सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होता है। दोस्तों अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। इसका आंसर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। इंडिया हमारी मार्केट और सेंट्रली प्लान्ड दोनों है, मिक्स है। कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कुछ चीज़ें जो कि प्राइवेटली ओन्ड होती हैं और कुछ पब्लिक या गवर्नमेंट के पास होती है। तो हमारी इंडिया मिक्स इकोनॉमी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जैसा कि हमने सिलेबस में भी देखा है इस टॉपिक को। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी हैज़ सम कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, हर एक इकोनॉमी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, से 3 टाइप की होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक पता होनी चाहिए, जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की। इनको अब थोड़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। आइए, व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, इट इज एसोसिएटेड विद 2 क्वेश्चंस। व्हाट टू प्रोड्यूस, सिंपल कि हमें क्या बनाना है, और हमारे रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है, लिमिटेड फ्यूल है, मतलब ये सब कुछ हमारा लिमिटेड है, और इन सबको हमें किस तरह से डिवाइड करना है। टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब फर्स्ट डिसीजन शुड बी टेकन दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स, गुड्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने आपको एक पहले वाली अकाउंट्स की जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ वहाँ पे मैंने अकाउंट्स का बेसिक क्लियर करवाया है, उसमें आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करोगे, बिल्कुल बेसिक बता रखा है मैंने। फर्स्ट डिसीजन शुड बी टेकन दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ईदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। एक इकोनॉमी में सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना है कि हमें किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। हमारा टारगेट कंज्यूमर है या कैपिटल गुड्स या फिर प्रोड्यूसर है। अब हमें मशीन बनानी है, प्लांट्स बनानी है, या फिर फूड बनाना है, या क्लोथ्स बनानी है। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। उसके बाद क्वांटम ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये हमारा इसी के अंडर आएगा कि क्वांटम, हमारी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। इफ वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड बिकॉज फैक्टर्स आर स्कार्स, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ये माइंड में लेके चलना है हमें। और अगर हम एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन हमें कम करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल इन मार्केट। तो ये एक हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। उसके बाद हम बात करें हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। दिस प्रोडक्ट इज कंसर्न विद चॉइस ऑफ टेक्निक, समझ रहे हो आप, चॉइस ऑफ टेक्निक, किस तरह से बनाना है। टेक्निक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में हम बात करते हैं कि आपको लेबर ज़्यादा यूज़ करनी है, जो कि हम कह सकते हैं कि मैन पावर ज़्यादा यूज़ करनी है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम कह सकते हैं कि मनी ज़्यादा यूज़ करना है, कि आपको मशीन ज़्यादा यूज़ करनी है। जैसे कि आजकल कंप्यूटर से वर्क हो रहा है तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी लेबर से काम करवा रहे हो तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। उसके बाद एक हमारा और इम्पोर्टेंट जो थर्ड प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, वो है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, आप किसके लिए बनाना चाहते हो। आप अमीर लोगों के लिए ज़्यादा बनाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि नेसेसिटीज़ भी कवर कर ले लोग। अब जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है आजकल, पहले वो सिर्फ लग्जरीज पे ध्यान रख देती थी, जैसे हम कह सकते हैं रिलायंस डिजिटल है या फिर रिलायंस के वो जितने भी मतलब ज्वेलरी शॉप्स वगैरह, लेकिन आजकल वो नेसेसिटीज़ पे भी ध्यान देती है। जैसे कि रिलायंस फ्रेश हो गया या फिर मिल्क बास्केट स्टार्ट है मार्केट में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए हमारी इकोनॉमी में, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। इसीलिए हमें
ये डिसाइड करना कि हमें लग्जरी ज़्यादा बनानी है, अमीरों के लिए ज़्यादा बनाना है, या फिर हमें मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास को भी ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन करनी है। तो फॉर वूम टू प्रोड्यूस, ये हमारी एक थर्ड इकोनॉमी है। इसके बाद हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पीपीसी इज दैट कर्व विच शोज वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स व्हाइल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली यूटिलाइज्ड एंड टेक्निक इज गिवन। ठीक है, तो मतलब मैं इसको बताऊं आपको, तो पीपीसी इज दैट कर्व विच शोज पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन, समझ रहे हो, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन की, ये बताता है पीपीसी। ये देखिए, ये हमारा पीपीसी एग्जांपल के साथ अगर हम क्लॉथ की बात करें तो मान लीजिए क्लॉथ, जैसे जैसे हम क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमारे वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये हर बार डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। पीपीसी है ये हमारा, इधर हमने क्लॉथ लिया, इधर हमने वीट लिया है। अगर हमारे क्लॉथ की प्रोडक्शन 0 थी तो वीट की प्रोडक्शन 100, क्लॉथ की प्रोडक्शन 1 तो वीट की प्रोडक्शन 90। इसी तरह से ये हमारा कंप्लीट पीपीसी कर्व है। अभी थोड़े से फीचर्स के बारे में जानेंगे हम, इसमें से क्वेश्चन बनता है पीपीसी के। पहला बात तो ये है हमारे पास कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ये देखिए, पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। When we increase production of one good, we have to decrease production of another good due to scarce resources। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है और ये बिल्कुल बेसिक बात है। अगर हम जैसे जैसे एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो हमें दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लेबर तो उतनी ही है, कैपिटल उतनी ही है, आप प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते आपको। इसीलिए पीपीसी हमारा हर बार स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है और क्या पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, या इस टाइप का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बेसिक के साथ देखने को मिल सकता है। इसके बाद मैं बात करूं पीपीसी कनकेव टू ओरिजिन। ये देखिए, इसकी शेप कनकेव है पीपीसी की। जैसे जैसे प्रोडक्शन एक गुड का डिक्रीज हो रहा है, दूसरे का इंक्रीज करना पड़ रहा है हमें। तो ये देखिए, किस लिए है ये, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी गिर रही है। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये होती है हमारी डिफरेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हमने क्लॉथ की 1 यूनिट प्रोडक्शन करी तो हमें वीट की 10 यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ा। इसके बाद हमें एक और यूनिट प्रोड्यूस करी अगर हमने क्लॉथ की, तो हमें फिर से 20 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो दोस्तों, ये जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा इतने बेसिक के साथ। ये जो हम 90 से 70 पे आए हैं, तो जो सी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बी की 20 यूनिट्स हैं। बी ने जो 20 यूनिट सैक्रिफाइस करी हैं, वो सी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगी आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग आपको देखने को जरूर मिलेगा पेपर में। ये देखो, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कहते हैं हम इसको। लेट वन फैक्टर हैज 2 बेस्ट अल्टरनेटिव्स, मतलब एक फैक्टर के 2 बेस्ट अल्टरनेटिव हैं, एक 90 है, एक 70 है, और देन 1 इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। हमने 70 को एक्सेप्ट कर लिया, हमने इधर 20 को रिजेक्ट किया है, 70 को एक्सेप्ट कर लिया और 90 को रिजेक्ट किया हमने। सो रिजेक्टेड 1 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टेड 1। ये देखिए, रिजेक्टेड कौन सा है, 90 है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 70 की। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन की। ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा सिलेबस में। प्रोडक्शन फंक्शन, क्रिएशन ऑफ वैल्यू और यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बिल्कुल सिंपल, किसी चीज को बनाना, क्रिएशन ऑफ वैल्यू और यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इतने आसान लैंग्वेज में आपको बड़ी बड़ी बुक्स में भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे वीके पब्लिकेशन की भी बुक्स होती हैं, इन सभी बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यूट्यूब पे भी कोई नहीं करवा रहा है अकाउंट्स का टॉपिक इतने अच्छे से, या फिर आपसे 10-10 हज़ार की फीस ले रहे हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपका इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंट्स क्लियर करवा रहा हूँ। क्रिएशन ऑफ वैल्यू और यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मेकिंग चेयर फ्रॉम ए पीस ऑफ वुड, सिंपल, आप चेयर बना रहे हो वुड से, तो वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ये देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से आपको एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पक्का देखने को मिलेगा। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर दोज विच रिमेन फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। मतलब फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं अभी हम। तो फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जो कि शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं, जैसे कि लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। शॉर्ट रन का मतलब ये है कि आप ये मान के चल रहे हो, आप 1 ईयर का टाइम पीरियड लेके चल रहे हो, तो फिक्स फैक्टर वो होंगे आपके 1 ईयर में जो कि फिक्स रहेंगे। जैसे कि लैंड है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, ये 1 ईयर में चेंज तो होने वाली है नहीं, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फिक्स फैक्टर हमारे फिक्स रहते हैं। इसके बाद अगर मैं आपके वेरिएबल फैक्टर्स की बात करूं शॉर्ट रन में, तो ये चेंज हो सकते हैं, जैसे कि लेबर चेंज कर सकता है कोई भी, या फिर रॉ मटेरियल को कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों
प्रोडक्शन के। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट क्या है प्रोडक्शन के? टोटल प्रोडक्ट, सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर्स विद द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों टोटल सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करी है जो हमने वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर के साथ, उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो इट इज टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, टीपी अपॉन एल। मतलब जहां भी आपको इकोनॉमिक्स में एवरेज देखने को मिल जाए ना, तो आपने पर यूनिट मान के चलना है कि उसका मतलब है पर यूनिट। टोटल का मतलब टोटल हो गया जो भी हमने वेरिएबल और फिक्स के साथ लिया है। एवरेज में आपको हर बार पर यूनिट ही मान के चलना है, आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की, रटने का कुछ भी जरूरत नहीं है, बेसिक समझो आप। एवरेज का मतलब पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और इसका फॉर्मूला रहेगा टीपी अपॉन एल, टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। लेबर क्या है? हमारी वेरिएबल है, या फिर कुछ भी आपको वेरिएबल दिया जाता है तो टोटल प्रोडक्ट को हम वेरिएबल को से डिवाइड कर देंगे या वेरिएबल प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट, इट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ वन ड्यू टू यूज ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखिए मान लीजिए आप टीपी वाली सिचुएशन पे थे अभी, लेकिन अब आपका टीपी 1 हो गया है, तो आपका जो इसमें से अगर आप एक टीपी को माइनस कर दो ना, टीपी 1 माइनस टीपी, तो आपकी एमपी आ गई, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। मार्जिन है इन दोनों चीजों का, जो समझ रहे हो आप। अगर आप ए से बी पॉइंट पे गए हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो आपका एमपी रहेगा। आपसे क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है, 2 टिप्पी दे के, फर्स्ट और सेकंड, तो आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो आपका एमपी आ जाएगा। तो दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन की ये बेसिक चीजें समझ गया। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है हमारा, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, ठीक है। आपको यही मान के चलना है कि ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है और इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हैं कुछ, और कुछ हमारे वेरिएबल हैं। आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, इट कॉज चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शंस। आउटपुट आप बढ़ा सकते हो अगर आप लेबर बढ़ा दो, ठीक है। आप मशीन या लैंड नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन में, आपको ये मान के चलना है कि आउटपुट बढ़ा सकते हो आप वेरिएबल फैक्टर्स के इंक्रीज करने के बाद। इट इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किस तरह से, या इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। तो ये देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसको डेफिनेशन को तो आप रट लो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। जैसे जैसे आपने लेबर बढ़ा दी फिक्स फैक्टर के साथ, जो भी आपकी फिक्स्ड है, लैंड है या फिर आपके मशीन फिक्स्ड है, इसके साथ आपने अपनी लेबर बढ़ा रहे हो जैसे जैसे। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, ए स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम व्हेन एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हो ना फिक्स फैक्टर के साथ, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो मतलब कि डिफरेंस आ रहा है आपका टोटल प्रोडक्ट का, वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। मतलब उतनी प्रोडक्शन आती हुई नहीं दिखेगी जितनी आपके स्टार्टिंग में थी, ठीक है। और ये हमारी लाइफ के साथ भी होता है। जैसे कि आप पहले 2 ब्रेड खाते थे, अब आप 4 ब्रेड खा रहे हो, तो आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी अपनी लाइफ में जितनी आपको 2 ब्रेड खाने से मिल रही थी। तो आपकी मतलब सेटिस्फैक्शन भी कम होती जाएगी। इसी टाइप में अगर मैं बात करूं, जो कि अगर मैं फिगर से आपको समझाऊं, तो ये देखिए टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, ओ एक्स वाई है हमारा। दोस्तों आपको जब भी फिगर बनानी है आपको इस तरह से बनानी है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हो ना ट्रिग्नोमेट्री में कि आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम किसी भी फिगर को इस तरह से इसलिए बनाते हैं, देखिए छोड़ रखा है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये जितने भी हमारे ग्राफ्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम फिगर से समझते हैं। ये देखिए ये हमारा टीपी है, टोटल प्रोडक्ट, ये हमारा एमपी है, ठीक है, जो कि देखिए डिमिनिशिंग माइनस में जा रहा है एक स्टेज के बाद, नेगेटिव है ये। इसके बाद
आइए देखते हैं किस तरह से। ये हमने इनको तीन स्टेज में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या बताती है हमें? टिप्पी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये देखिए टिप्पी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि हम वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर कहते हैं किस स्टेज को, या फिर फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं? तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इसके बाद सेकंड स्टेज की बात करें हम, तो देखिए टिप्पी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ये देखिए टिप्पी थोड़ा थोड़ा नीचे जाना शुरू हो गया है, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितनी फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा था। एमपी इज फॉलिंग, एमपी नीचे आ गया, मार्जिन है जो हमारा वो नीचे आने लग गया। और जहाँ पे एमपी जीरो है टिप्पी मैक्सिमम है। ये देखिए यहाँ पे एमपी जीरो है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ये आएगा, इसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ यहाँ जाएगी ये लाइन नहीं आएगी। तो जहाँ हमारा एमपी जीरो है वहाँ हमारा टिप्पी मैक्सिमम है। ये आपके पास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, व्हेन एमपी इज जीरो टिप्पी इज व्हाट? टिप्पी इज मैक्सिमम। तो इसको बोलते हैं हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेकंड स्टेज को। और थर्ड स्टेज में हमारे देखिए एमपी तो चला गया नेगेटिव और टिप्पी गिरना शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स स्टेज भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। लिखा नहीं हुआ है, बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद लो ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल के बारे में जानते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ। चेंजेस इन आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। आपने वेरिएबल फैक्टर को सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर दिया और आपकी आउटपुट भी चेंज हो रही है। द लो अप्लाइज ओनली इन लॉन्ग रन, यहाँ लॉन्ग रन की बात हो रही है। व्हेन नो फैक्टर इज फिक्स्ड एंड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन टू बूस्ट प्रोडक्शन। अब हमने शॉर्ट रन में तो बात कर ली, लेकिन अगर हम जब भी लॉन्ग रन की बात करते हैं तो आपकी जितनी भी आउटपुट चेंज होती है इन सेम प्रोपोर्शन में, तो उसको हम लो ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं अब आपके साथ बात करूं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, ये देखिए दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वेरियस फॉर्म्स, सभी मार्केट के बारे में पता होना चाहिए आपको। बेसिक कोई भी पूछ ले, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन भी पता होना चाहिए इनको। बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, इतने आसान शब्दों में पढ़ेंगे कि आपको किसी भी बुक को परचेज करने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स के लिए, और कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ा भी नहीं रहा आपको इतने बेसिक के साथ, और आपको सिर्फ MCQ पढ़ाए जा रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे। ये मत देखो कि मेरा भी चैनल छोटा है, देखना टाइम आएगा तो हम भी ग्रो करेंगे। आप बस ये बताओ मुझे कमेंट करके आपको वीडियो लग कैसी रही है। साथ ही टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो इन सभी बेसिक की डिटेल्स के लिए। आइए दोस्तों फॉर्म्स ऑफ मार्केट को पढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक्स मार्केट इज नॉट ए प्लेस, मार्केट वो प्लेस नहीं है इकोनॉमिक्स में जहां आप सामान खरीद बेच सकते हो। मार्केट है अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर्स। समझ रहे हो ना आप? मार्केट को हम यूं नहीं कहते कोई भी ऐसी प्लेस है या कोई भी जगह है जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना। बायर एंड सेलर का जहां पर इंटरेक्शन होता है सेल एंड परचेस में, उसको हम मार्केट कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। पहले हम इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म्स ऑफ मार्केट को, ये आपको याद होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारी तीन टाइप्स आती हैं, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये देखिए दोस्तों सिलेबस में आपको स्पेशल दिया गया है कि आपको ओलिगोपोली के बारे में पता होना चाहिए, मोनोपोली के बारे में, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। वही मैं आपको बता रहा हूँ जो सिलेबस में है। तो दोस्तों अगर मैं आपके साथ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करूं, परफेक्ट कंपटीशन इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ठीक है। खरीदने वाले भी ज्यादा हैं, बेचने वाले भी ज्यादा हैं। और होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट है और बहुत सारे खरीदने वाले हैं और बहुत सारे ही बेचने वाले हैं। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। जो भी प्राइस इंडस्ट्री बना देगी फर्म को वो प्राइस लेना ही पड़ेगा, मतलब सेम प्राइस रहेगा मार्केट में, ठीक है। अगर मान लो कोई भी एक मेकर प्राइस बढ़ा देगा तो उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, क्योंकि खरीदने वाले बहुत है और बेचने वाले भी बहुत है। आपसे पहले ही बहुत सारे लोग आपसे कम रेट में बेच रहे हैं। आप कैसे बेच सकते हो ज्यादा रेट में, या आप कम रेट में कैसे बेच सकते हो? आप कम रेट में बेचोगे कोई चीज तो सभी लोग खरीद लेंगे, सभी आपसे खरीदने लगेंगे, आपको लॉस होने लगेगा मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है मार्केट में। फीचर्स के बारे में बात करें हम, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ सेम कमोडिटी,
लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कभी भी कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी जा सकती है। इस टाइप का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पेपर में फीचर्स से। किस मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है फर्म की, तो परफेक्ट कंपटीशन लिखना है आपने। परफेक्ट नॉलेज है सबको, कंज्यूमर को भी, बायर को भी नॉलेज है, सेलर को भी नॉलेज है प्रोडक्ट की, ठीक है। ये परफेक्ट कंपटीशन के अंडर ही होता है, ये बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको मार्केट में से, स्पेशल टॉपिक दिया गया मार्केट का। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। कोई भी फर्म डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है भैया, आपसे पहले ही आपका कंपटीशन तगड़ा है जो सेम रेट पे बेच रहा है। क्या डिमांड है प्रोडक्ट की, क्या सप्लाई है, उस चीज के ऊपर प्राइस डिपेंड करेगा। डिमांड करो फर्म अंडर पीसीएम इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक होता है डिमांड का। माइनर राइज इन प्राइस कैन कॉज डिमांड जीरो, आपने रेट बढ़ा दिए तो कस्टमर कुछ किसी और सेलर से लेने लग जाएगा, या आपने रेट कम कर दिए तो डिमांड तो बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये आता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूँ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये आपको सिलेबस में देखने को मिला है टॉपिक। इट इज सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। मतलब आपको इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए पहले। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, कोई भी दो चीजें अगर बैलेंस फॉर्म में है तो वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी मार्केट में अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो वो क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया किसी भी मार्केट का। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई, सिंपल। बैलेंस में है, प्राइस भी सेम है, सप्लाई भी सेम है, तो वो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये देखिए आप फिगर से समझिए किस तरह से हम इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट में समझ सकते हैं। देखिए अगर प्राइस 1 है, क्वांटिटी हमारी डिमांडेड 100 है, क्वांटिटी सप्लाइड 20 है, प्राइस 2, क्वांटिटी हो गई हमारी 80 40, इसके बाद ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट 3 पे हम कह सकते हैं। देखिए 3 हुई हमारा प्राइस, 60 ही क्वांटिटी डिमांडेड, 60 ही हमारी सप्लाई हो गई, ठीक है। किस तरह से, ये देखिए फिगर है, इसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। ये देखिए हमारा डी डिमांड कर्व है, ये हमारा एसएस सप्लाई कर्व है। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इधर क्या है, ये देखिए अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 100 है, देखिए डिमांड ये है, सप्लाई ये है। अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 100 है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है 20। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड 100 है और सप्लाई 20 है, तो ये डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो एक्सेस डिमांड हो गई। और ये क्वांटिटी डिमांडेड 80 है, सप्लाई 40 है, तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो ये हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। इसके नीचे हमारी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई। ये देखिए ये सिचुएशन जो है हमारी, यहाँ पे हमारी सप्लाई ज़्यादा है तो ये होगी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, ए एंड बी पॉइंट, और ये होगी हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप मीनिंग क्लियर करो पहले। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब आपने वो कैब की बुक में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर कोई सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बेसिक ये याद रखना है आपको, कोई कंपटीशन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रोडक्ट का। किस तरह से, जैसे कि रेलवे हो गया, एक ही के पास है रेलवे, सरकार के पास, या फिर एयरपोर्ट्स हो गए, आजकल तो प्राइवेट भी हो चुके हैं एयरपोर्ट्स अंडर नहीं आएंगे इसके। इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि गौतम अडानी को इलेक्ट्रिसिटी का ठेका मिल जाए भाई, तो अब पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक को तो इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, यूज़ रेगुलर यूज़ का चीज़ है हमारी, तो वो मतलब उनकी मोनोपोली हो गई इलेक्ट्रिसिटी पे। मोनोपोली का मीनिंग डेफिनेशन के साथ जानते हैं हम। मोनोपोली इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है मार्केट में, वही सेलर है बस। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं। तो फीचर्स क्या क्या होंगे, ये आपको फीचर्स से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ मैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है फीचर्स से रिलेटेड। ये देखिए, वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म। जब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है, कोई आपका प्रोडक्ट ही नहीं बनाता कोई आपके जैसा, तो नई फर्म कैसे एंटर कर सकती है, कोई फर्म एंटर ही नहीं कर सकती। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। नो फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फुल कंट्रोल है भैया, जिसके पास चीज़ है वो मज़े से बेचे जितने मर्जी प्राइस में। लेकिन आपको अगर
उसकी डिमांड बढ़ानी है ना, आप चाहते हो सेल बढ़ाना चाहते हो, तो आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी मोनोपोली हो। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत ज़्यादा हो जाए और किसी एक की ही मोनोपोली हो, तो जो कंज्यूमर है वो थोड़ी सी कंजूसी करने लग जाएगा। अगला सोचेगा मैं इतने पैसे क्यों दूँ, बिजली पे मैं इतना क्यों खर्चा करूँ। तो मतलब अगर फिर भी चाहे आपकी मोनोपोली हो, आपको प्राइस इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि गवर्नमेंट करती है, इससे बढ़िया एग्जांपल आपको कोई नहीं देगा इकोनॉमिक्स का। गवर्नमेंट कैसे करती है, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री से तो वो अलग रेट पे चार्ज करती है भाई, ठीक है, फैक्ट्री वालों को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देती है, और जो हमने जैसे कि पब्लिक है उनको कम, उनको महंगी देती है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक यूनिट सेट कर दी, इस यूनिट के नीचे जो भी मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होएगी उनके बिल माफ। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मोनोपोली का कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइस लिया जा रहा है मोनोपोली मार्केट में, ये पॉसिबल है। अब हम बात करें मोनोपोलिस्ट हैज टू, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। मोनोपोलिस्ट हैज टू डिक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज द सेल, दस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मोनोपोलिस्ट को प्राइस डिक्रीज करना ही पड़ेगा अगर वो सेल बढ़ाना चाहता है तो। देयर आर लीगल, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बैरियर्स ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। कोई भी ऐसे ही बिजली बनानी शुरू नहीं कर सकता। लीगल, टेक्निकल और फाइनेंशियल, उसको फाइनेंशियल पैसा चाहिए, टेक्निक चाहिए बिजली बनाने के लिए, लीगल सरकार से परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सारे बैरियर्स हैं हमारे मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली क्यों आती है, कि क्या कारण है, आपको ऑप्शन बेस पे मिल सकता है। एक तो गवर्नमेंट लाइसेंस, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सिर्फ गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कर सकती है, कोई और बेच ही नहीं सकता, डुप्लीकेट का डर लगा लो। अब एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं कोई और नहीं बेच सकता, ठीक है। पेटेंट राइट, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ पेटेंट करवा लिया और वो चाहता है कि कोई और इस चीज़ को बेच ही ना पाए, ठीक है, तो इस वजह से भी मोनोपोली राइज होती है। कैटल्स बन जाते हैं दोस्तों, ग्रुप बन जाते हैं, जो मतलब लोग बना रहे हैं ना। अब जैसे कि आप होंडा देख लो, एक्टिवा, कुछ ही ग्रुप के लोग बना रहे हैं इसको, एक कैटल्स बन चुके हैं। इनके कैटल्स को हम ग्रुप्स कह सकते हैं, मतलब झुंड कह सकते हैं। जैसे कि भेड़ें वगैरह झुंड में घूमती हैं ना, तो को जो बड़े बड़े होते हैं उन मैन्युफैक्चरर वो ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप किस लिए बना लेते हैं, ताकि उनकी मोनोपोली रहे मार्केट में। और नेचुरल ऑक्यूरेंस भी हो सकते हैं। तो अब ईरान है, ईरान के पास ही सबसे ज़्यादा तेल है, कच्चा तेल या पेट्रोल वगैरह वहीं से ही आता है। बस क्यों मोनोपोली है, ईरान जितना मर्जी रेट ले ले, क्यों ऐसा है उसके, क्योंकि उसका नेचुरल, उसको भगवान की देन है भाई तेल, तभी तो जितना मर्जी तेल ले सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंडर आती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ डिफरेंशिएटेड गुड्स, मींस गुड्स ऑफ वन सेलर डिफरेंट फ्रॉम अनदर सेलर। परफेक्ट कंपटीशन से अलग है ये आपको बात याद रखनी है। वहाँ सिंगल सेलर, वहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर और डिफरेंट प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ, नहीं एक सेकंड, परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, ये देखिए होमोजेनियस प्रोडक्ट था। और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो हैं, लेकिन क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी अलग अलग है। वन सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर सेलर बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, मिलता जुलता है। जैसे कि बाथ सोप्स, साबुन आपको सेम तो नहीं बना रहे साबुन है, तो अलग अलग फ्लेवर लगा लो या फिर आप लगा लो कि टेक्निक लगा लो, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट है, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की चीज़ पे यूज़ हो सकती है। जैसे कि फेस क्रीम, ठीक है। इसके फीचर्स क्या रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कभी भी कोई फर्म आ सकती है और कभी भी कोई जा सकती है। नो प्राइस कंपटीशन, प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। पियर्स अपना 100 रुपये का साबुन बेचता है तो लक्स भी महंगा बेचता है, लेकिन नंबर 1 आपका 30 रुपये का साबुन बेचता है, ठीक है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। और मोर कैन बी सोल्ड बाय लोवरिंग द प्राइस, आप प्राइस कम करो और जितना मर्जी बेच लो। ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली इज फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ईच सेलर हैज कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ मार्केट, ठीक है। ये देखिए आगे एग्जांपल, ये ओलिगोपोली के अंडर आता है हमारा। कैटल्स में हमने यहाँ पढ़ा है, बड़े लेवल की कैटल्स नहीं थे हमारे यहाँ पे, हम होंडा जैसे आइटम्स को कवर नहीं करेंगे।
यहाँ पर हम छोटे छोटे कैटल्स जो बन जाते हैं उनकी बात कर रहे थे, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया। ओलिगोपोली में हम बात करते हैं जैसे कि टू व्हीलर प्रोड्यूसर्स हो गए, देयर फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ईच सेलर हैज कंट्रोल ओवर इट्स शेयर। ठीक है, बहुत कम सेलर्स हैं जैसे टू व्हीलर्स के हो गए। ए फ्यू फर्म है, देखिए फीचर्स हैं ये, कुछ थोड़ी सी फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, एंट्री बैरियर्स हैं। ठीक है, क्योंकि कैटल्स बने हुए हैं, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कैटल्स है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। थोड़ा सा टॉपिक रह गया आपका, ये टॉपिक कवर करेंगे हम, बस हो गया आपका कंप्लीट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंप्लीट हो गई ये सारी। अब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमें दिया गया है। आईसी इज अ कर्व विच वेरियस विच शोज, ये देखिए विच शोज various combination of two goods which yield equal satisfaction to consumer, that consumer become indifferent towards choice। ठीक है, जो कि टू गुड्स का इक्वल सेटिस्फैक्शन दिखाता है कंज्यूमर के बारे में, वो होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं जैसे कि आप मैथ की प्रॉपर्टीज़ देखते हो, ये देखिए आईसी एक तो स्लोप्स डाउनवर्ड होगा, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये कन्वेक्स है। पीपीसी हमने देखा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या था, कॉनकेव था, लेकिन आईसी क्या है हमारा, कॉन्वेक्स है। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ज़्यादा हायर होगा आईसी उतना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा। ठीक है, टू आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज हैं, आपको रट लेनी है चीज़ें, इसमें समझने का कुछ नहीं है। दो आईसी हैं तो मतलब वो आपको अपने आप को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, वो पैरेलल में हो सकते हैं। ठीक है, इट नीदर टचेज ओ एक्स एक्सिस, ये देखिए कभी ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ओ वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। टच करेगा तो ये वाली क्वांटिटी जीरो नहीं हो जाएगी। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अदर, हमने जैसे मान लीजिए इसकी 12 थी 1 पे, इसकी हमने 10 कर दी 2 पे, इसकी 8 हो गई 3 पे, इसकी 6, मतलब इस तरह से जैसे जैसे एक की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिक्रीज हो रही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का जो एम होता है लाइफ में, जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में भी पढ़ा है हमने, वो क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इज गिवन इनकम इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। आईसी शुड बी डाउनवर्ड स्लोप्स एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन, आईसी मस्ट बी टेंजेंट टू द बजट लाइन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये 2 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तो सही दोस्तों, ये था इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक टॉपिक। इकोनॉमिक्स हमने कवर कर लिया है, हम कह सकते हैं हमने ग्रेजुएट लेवल का इकोनॉमिक्स भी कवर किया है, और अकाउंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स हमारा है वो भी कवर किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर किया है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये देखिए दोस्तों, नेशनल इनकम जो कि अकाउंट्स में है आपका, बिल्कुल इतने बेसिक के साथ सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बता दूंगा कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेशनल इकोनॉमिक इतना वास्ट टॉपिक है, वीके पब्लिकेशन की बुक लगवाते हैं 12th क्लास में, और इतना डिफ़िकल्ट दे रखा है, इतना डिफ़िकल्ट, मैं आपको आसान शब्दों में बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपडेट्स के लिए आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, टेंशन मत लो, और तैयारी करते रहो, मोटिवेटेड रहो। आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, सारा इकट्ठा नहीं पढ़ना है। एक दिन में आपको आईएएस नहीं बनना है, सीईटी है ये, आपको सीईटी क्लियर करना ही है। इस 2023 में आपको जॉब लेनी ही है, भर्तियां होनी ही हैं, कोई तो लगेगा ही, हम क्यों नहीं। मेहनत करते रहो और लगे रहो। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू।